आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। हेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया में कैसी है और कहाँ तक है? बहुत ही अहम सवाल है ये आज के तारीख में, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं हेल्थ इनइक्विटी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। एक तो थोड़ा इनइक्विटी और इनइक्वालिटी दोनों में थोड़ा जो फ़र्क है उसको हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो सवाल है न्याय या जस्टिस का सवाल, उसको भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी विभेद हो या अंतर हो उसको इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। मानिए इन्फेंट मोर्टेलिटी का अगर बात करें, 1 साल पहला बर्थडे पूरा होने से पहले ही जिन बच्चों का डेथ हो जाता है, तो इंडिया का जो टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एमडीजी गोल में, वो काफ़ी हम लोग पीछे चल रहे हैं। और इसमें जेंडर बेस्ड डिफरेंस भी है, गर्ल्स ज़्यादा डेथ हो रहा है, बॉयज़ का कम हो रहा है। तो इसको इनइक्विटी इनइक्वालिटी दोनों मान सकते हैं। हमारे देश में एक राज्य है जहाँ पे बॉयज़ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है और गर्ल्स का 12 है। तो डिफरेंस है, इसमें इनइक्वालिटी भी है, लेकिन इनइक्विटी कितना है। एक दूसरा राज्य है, मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दूसरा है जहाँ पे बॉयज़ का है 55 और गर्ल्स का 60। तो दोनों में बॉयज़ और गर्ल्स में अंतर है, लेकिन एक एब्सोल्यूट लेवल ऑफ जस्टिस का फ़र्क है। एक जो सिस्टम है वहाँ पे हेल्थ सिस्टम या सामाजिक जो कारक होता है वो इतना बुरा हालत में है, जो दोनों का ही बहुत ज़्यादा डेथ हो रहा है, और उसमें गर्ल्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन शोषण और ज़्यादा हो रहा है हेल्थ सिस्टम के तरफ से, समाज के तरफ से। तो गर्ल्स का डेथ रेट ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो जो दूसरा सिचुएशन है, इसमें जस्टिस का अभाव बहुत ज़्यादा है। मानिए अगर सारा जो सामाजिक कारक है जिसको आप ठीक करने से, जैसे पानी का व्यवस्था, आय में एक समानता लाना, या सबके पास शिक्षा होना, ये सब चीज़ें अगर थोड़े बहुत मुहैया हो जाए तो, और गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो बायोलॉजिकली आप अगर देखेंगे तो गर्ल्स का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो एक विकसित देश में अगर देखेंगे, वहाँ पे आपको गर्ल्स का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम दिखेगा, बॉयज़ का ज़्यादा दिखेगा। वो भी अंतर है, लेकिन उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो जस्टिस का अभाव उतना ज़्यादा हमें वो नहीं आता है। लेकिन भारत जैसे थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जस्टिस का अभाव बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब इसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, तो वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि क्यों इनइक्विटी पैदा होता है। तो सामाजिक कारक का मैं जिक्र कर रहा था, बेसिक जो एमिनिटीज़ है उसका जिक्र कर रहा था, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर का, वेल्थ का, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो मानिए एक ही सेटिंग में, एक अर्बन सेटिंग में एक दलित लड़की है और एक अपर कास्ट लड़का, दोनों का बर्थ हुआ, तो आपको दिखेगा कि हर स्तर में, इनकम के लिए, कास्ट के लिए, बेसिक एमिनिटीज़ के लिए, वो दलित लड़की अलग अलग स्तर पे उनके ऊपर शोषण होगा या उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। तो इसका असर कैसे स्वास्थ्य पे पड़ता है? एक तो बचपन में, जब छोटे उम्र में 5 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, अंडर 5, उनमें जो देखा गया है कि कैपेबिलिटीज़ डेवलप होने में जो है ये सामाजिक कारकों का बहुत बड़ा रोल रहा है, एजुकेशन का, न्यूट्रिशन का, स्वास्थ्य का। तो आपका ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जब नहीं डेवलप होता है तो आगे आपके विकास में वो अंतराय, वो दिक्कतें पैदा करती है। एक तो ये हो गया, आप सामाजिक तौर पे पीछे छूट गए। लेकिन जब बीमारी होती है तब क्या उसका कॉन्सिक्वेंस, उससे क्या आप कैसे जूझते हो, उसमें भी काफ़ी सारा फ़र्क हमें दिखने को मिलता है। जैसे मानिए आज के तारीख में भारत में हज़ारों बच्चे
डायरिया जैसे बीमारी में उनका डेथ हो रहा है। बहुत कम देश है दुनिया में जहाँ पे आज भी डायरिया से डेथ होता है। तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सारा साधन है, लेकिन फिर भी क्यों डेथ हो रहा है? क्यों होता है ये? हमेशा मैं सुनता हूँ, पर वो कैसे हो जाता है? जो एक क्यूरेबल डिजीज है परफेक्टली, उसमें कुछ लोग आसानी से, जैसे डायरिया हर बच्चे को होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बच्चे, उनसे डेथ नहीं होता है। तो आपका जूझने का जो क्षमता है और स्वास्थ्य व्यवस्था तक आपका जो पहुंच है, वो बहुत अहम भूमिका पालन कर, जैसे बेसिक चीजें, हाँ, स्वच्छ पानी का व्यवस्था, उससे आपको डायरिया ज्यादा हो जाएगा अगर आपके पास नहीं है उसका पहुंच। जब शुरू में अगर आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें दिया जाए, जैसे मानिए ओआरएस का इस्तेमाल किया जाए सही समय पे, या उसको मदर को थोड़ा काउंसलिंग करने का वो किया जाए, तो काफ़ी सारे चीज़ें सुधर सकती है। लेकिन जो महिला या जो परिवार इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे 10 बजे तक जिनको काम करना पड़ता है या रात को करना, वो तो सही समय पे आप अपने बच्चे को लेके पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जो स्वास्थ्य सेवा भी है वो तो आपके डोर पे नहीं आ रहा है। बेसिकली सामाजिक तौर पे आप पीछे चले गए, और जब बीमार पड़ भी रहे तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है। दुनिया भर में ट्यूबरकुलोसिस के जितने मरीज हैं उसमें से 4 में से 1 भारतीय है। और आप सीधा सीधा देखें कि गरीब तबका जो वर्किंग क्लास है, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनको ज्यादा इससे दिक्कतें हो रही है। और जब बीमारी और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 6 महीने तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सरकार वो फ्री में देने के लिए भी तैयार है कुछ हद तक, लेकिन बहुत सारे लोग वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। गरीब लोग खास करके बीच में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर रोज जाके आपको दवाई लेना पड़ेगा, जो असंभव होता है। तो ऐसे स्थिति में आप बीमारी और आपका कॉम्प्लेक्स होता जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, या कई बार डेथ हो जाता है। तो जो बीमारी जिन का इलाज उपलब्ध है वो भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए दोनों तरफ से सामाजिक कारक जो है हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करता है, इनइक्वालिटीज को और इनिक्विटीज को बढ़ाता है। लेकिन अगर इसको दुरुस्त करना है तो कैसे करेंगे, जाहिर सी सवाल है। दुनिया भर में स्वास्थ्य को, अगर स्वास्थ्य में समानता को लाने का काम हुआ है तो वो काम सरकार किया है, और मार्केट का रोल को सरकार को काफी हद तक ऐसे उसमें रखना पड़ा है जहाँ पे शोषण कम हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाए, उसमें रखना पड़ा है। मार्केट के रोल पे मैं, स्टेट के रोल पे बाद में आ रहा हूँ। लेकिन एक बहुत अहम जो समाज का वो है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो मानिए जब जो सबसे हाशिए में लोग हैं, उनको जब आप सेवा देना चाहेंगे तो जो कम्युनिटी का एक बड़ा रोल होता है, और स्टेट को लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए उस कम्युनिटी के साथ अपना जुड़ाव बनाना पड़ता है, तभी जाके सबसे हाशिए के लोग स्वास्थ्य का सेवा ले पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मानिए आप एक जिला में कलेक्टर है, आपको पता चला कि एक गांव है जहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट बहुत ही कम है। अच्छा, क्यों है? आप देखें कि उस गांव में कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, तो बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है, माँ को बहुत दूर लेके जाना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आप क्या किए, एक हेल्थ सेंटर वहाँ पे बना दिए। अब वो गांव के सरपंच से बात करके आपने, जो अपर कास्ट का टोला है उसमें वो हेल्थ सेंटर बन गया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप विस्तार से उस गांव में सर्वे करेंगे तो शायद आपको दिखेगा कि एक जो महादलित का टोला है, गांव के बहुत दूर रहते हैं, जिसके बीच में एक नदी बह रहा है, तो उनके बच्चे आ नहीं पाते। तो आपने तो एक यूनिवर्सल पॉलिसी बना दिया कि सबको निशुल्क इम्यूनाइजेशन मिल जाएगा, तब भी उस दलित महादलित का जो टोला है, उनके बच्चों को अगर इसमें लाना होगा तो आपको स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो यूनिवर्सल प्रोग्राम भी चाहिए जो सबके लिए लागू हो, लेकिन जो सबसे हाशिए में है उनके लिए अलग से आपको सेवा देना पड़ेगा। और यहाँ पे आता है न्यूलिबरल पॉलिसीज का जो गलत समझ हमारे देश में दुनिया भर में लागू कर। वहाँ पे बोला गया कि देखिए यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, स्वास्थ्य को आपको टारगेटेड करना पड़ेगा। तो हेल्थ सेंटर नहीं बनेगा,
आपको उस दलित घर में आप 50 रुपया दे दीजिए ताकि वो जाके मार्केट से सेवा ले ले, और जो गरीबी सीमा से थोड़ा ऊपर है उनको सेवा से वंचित किया जाएगा। तो टारगेटेड पॉलिसी से जो हुआ दुनिया भर में कि बहुत सारे जो सही में गरीब या गरीबी के आसपास लोग थे वो छूटते गए। तो इनइक्वालिटी हमारे देश में जो बढ़ा उसका कारण ये एक था। अब राष्ट्र का कैसा रोल रहा है इसमें, एक तो कि न्यूलिबरल पॉलिसीज तो शुरुआत नहीं है, हमारा तो उससे पहले भी 40 साल का इंडिपेंडेंस का था। तो इसको अगर थोड़ा सा समझेंगे तो क्लास और कास्ट का जो नेक्सस है इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में, उसको थोड़ा सा हमें विस्तार से देखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस से पहले भी जो ब्रिटिश का स्वास्थ्य व्यवस्था था वो बहुत शहर केंद्रित था। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए। उन मेडिकल कॉलेजेस में कौन लोग पढ़ रहे थे? जो अमीर घर के थे, अपर कास्ट के थे, जो समाज के एलिट सेक्शन, मेट्रोपॉलिटन एलिट्स, वही लोग। अब वही लोग धीरे धीरे सारे स्पेशलिस्ट बनते गए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में वही प्रिंसिपल बने। तो ऐसे करके एक व्यवस्था हुआ जो शहर केंद्रित हुआ, और उसमें सुपर स्पेशलिटी केयर के ऊपर ज़्यादा हमारे पॉलिसीज में जोर दिया गया। जितना काम 80 के दशक तक हुआ था कि प्राइमरी केयर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने के लिए जो काम हुआ था, वो जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। सबको पता है कि 78 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डिक्लेरेशन लाए थे, अल्मा आटा डिक्लेरेशन करके। वहाँ पे प्राथमिक व्यवस्था का, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर एम्फोसिस दिया गया, और वो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो स्वरूप था वो बहुत व्यापक था। उसमें सैनिटेशन से लेके, फूड से लेके, हाउसिंग से लेके, मेडिकल टेक्नोलॉजीज का भी बात किया गया। ये सिर्फ हेल्थ केयर का बात नहीं, लेकिन वहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छा से करेंगे तो 95% जो स्वास्थ्य की जरूरत है वो आप उसी लेवल पे गांव में कर सकते। 80 के दशक में वहाँ कुछ पहल हुआ था, लेकिन जैसे वो न्यू लिबरल पॉलिसीज आए तो वहाँ पे काफी रिट्रीट किया गया। ये बोला गया कि स्टेट को प्रोएक्टिवली काम नहीं करना है, उसको मार्केट को फैसिलिटेट करना है, मार्केट का रोल उसमें लेके आना है, और किस तरह से मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है उसको देखना है। तो क्या क्या हुआ? बहुत सारे चीज इस दौरान आपने 40 सालों में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो गए। वो डॉक्टर्स जाके छोटे शहर या बड़े शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें उनके पास थोड़ा पूंजी भी आ गया था, तो वो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स भी सेटअप कर रहे थे। और उस समय लैंड रिफॉर्म या ग्रीन रेवोल्यूशन के जो कैपिटल जनरेट हुआ साउथ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, उससे भी फायदा हुआ, और छोटे छोटे जो प्राइवेट एंटिटीज वो बनने शुरू हो गए थे। अब ये बोला गया कि इनको बढ़ावा दो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो, स्टेट का रोल को सीमित रखो, और अलग अलग टाइप के कंसेशंस दो। तो आप देखेंगे बड़े बड़े शहर में लैंड दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, हेल्थ रिसर्च के नाम पे, मेडिकल कॉलेजेस खोलने के नाम पे बहुत सारे सब्सिडीज दिए गए, जिसके आधार पे प्राइवेट सेक्टर और अपना पुख्ता करता गया। अब राष्ट्र ने इस समय, जो न्यू लिबरल स्टेट था, उन्होंने क्या किया, बोला कि सरकारी व्यवस्था में हम लोग रिक्रूटमेंट फ्रीज करेंगे। तो पूरा 90s में हमने देखा कि नए डॉक्टर्स का, नर्सेस का नियुक्ति ऑलमोस्ट बंद हो गया था। उससे क्या हुआ, गुणवत्ता की जो बात होती है वो भी सीमित रह गई। पब्लिक सिस्टम में क्वालिटी केयर मिलना बंद हो गया, और यूजर चार्जेस लाया गया। अगर आप गरीबी BPL कार्ड नहीं दिखा पाएंगे तो आपको निःशुल्क सेवा नहीं मिलेगा। तो जो मिडिल क्लास है, जो वोकल सेक्शन होते, पढ़े लिखे लोग ज्यादा जिसमें होते, वो धीरे धीरे इन सरकारी व्यवस्था से हटते गए, और उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा। और ये सिर्फ भारत का एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये दुनिया डेवलपिंग कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका में 80s में हुआ, अफ्रीका में 90s में हुआ, भारत में भी 90s, साउथ एशिया में 90s हुआ। क्या इसमें, एक तो कि जो एक्सक्लूशन ऑफ, जैसे नीडी है उनको एक्सक्लूड कर दिए, जो किसी तरह से गरीबी सीमा के थोड़े ऊपर है, या जो BPL है सही में लेकिन वो कार्ड नहीं दिखा पाए, मीन टेस्टिंग में वो फेल कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने सेवा से बाहर कर दिया। जो मिडिल क्लास था वो भी बाहर चला गया है। तो
इनको फिर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर धीरे धीरे डिपेंड करना पड़ता था। एक तो अपने जेब से खर्चा करने का जो वो था वो बढ़ता गया 90 में, 2000 के दशक में, दुनिया भर में, भारत में खास करके। और भारत उन देशों में है जहाँ पे जो स्वास्थ्य में अगर 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो लोगों के जेब से जितना पैसा आता है उसका हिस्सा भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत तेजी से 90-2000 के दशक में बढ़ गया। और इससे क्या, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर जेब से खर्चा हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? लोगों के पास पैसा है तो खर्चा करेंगे। एक तो जाहिर सी बात है कि इनइक्वालिटी बढ़ेगा, जिनके पास आमदनी है वो कम खर्चा कर पाएंगे और जो ज्यादा है वो ज्यादा खर्चा करेंगे। वो तो एक बात है। दूसरी बात जो है कि जो लेटेस्ट डेटा है कि करीब 5.5 करोड़ लोग हर साल स्वास्थ्य पे खर्चा करने के लिए गरीबी सीमा के नीचे चले जाते हैं। हमारे देश में गरीबी सीमा ही एक स्कैम है, लेकिन उसको अगर कोई मान्यता दिया जाए उससे भी नीचे हर साल 5.5 करोड़ लोग चले जा रहे थे। तो इनइक्वालिटी का जड़ वहीं से शुरू हुआ, मतलब वो और मजबूत हो गया। शुरू तो हिस्टोरिकली था, वहां से और मजबूत हुआ। इस समय दुनिया भर में जब ऐसे चल रहा था तो WHO ने बोला कि देखिए अभी ना इस ऐसे स्थिति को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, आपको एक नया चीज करना पड़ेगा। आल्मा आटा डिक्लेरेशन जो 78 में आया था उसमें बोला गया था हेल्थ फॉर ऑल। तो दुनिया भर में ये पता चला कि हेल्थ फॉर ऑल तो हो नहीं रहा है, बल्कि और चीजें बिगड़ गई है, क्योंकि इसके दौरान न्यू लिबरल पॉलिसीज आके सारा चीजों को रिवर्स दिशा में ले गया। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक कॉन्सेप्ट आया। क्या है कवरेज? ये माना गया कि देखिए स्वास्थ्य में सरकार जो पहले कटौती कर रहे थे बजट में वो सही नहीं हुआ, सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत बड़ा उसका पकड़ है स्वास्थ्य व्यवस्था में। तो आप सरकार खर्चा कीजिए और प्राइवेट सेक्टर को पैसा दीजिए ताकि लोगों को वो निःशुल्क सेवा दे पाए। तो इन पॉलिसीज का कैसा स्वरूप भारत में देखा गया? 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आया। उससे थोड़ा पहले कर्नाटक में ऐसे बीमा योजना आने लगे थे, आरोग्यश्री करके। आंध्रा में भी 2007 में ऐसे भी योजना आया जहाँ पे सरकार प्रीमियम भर रहे थे ताकि लोग प्राइवेट सेक्टर में जाके खर्चा कर पाए। तो ये जो व्यवस्था थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा, आंध्र में काफी पॉपुलर हुआ, तो केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा लाया। उसी का एक जो नया वर्जन अभी हम लोग देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना पे। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? पहली बात तो सरकार को खर्चा कितना करना चाहिए उस पे थोड़ा बात है। इस पे थोड़ा सा मैं विस्तार से बात रखना चाहूंगा कि भारत में अपने यहाँ के जो GDP पर कैपिटा GDP है उसके तुलना में काफी कम स्वास्थ्य पे खर्चा होता है। जैसे एक आंकड़ा मैं रखूंगा, अगर $25 भारत में जन प्रति खर्चा हो रहा है तो हमारे आस पड़ोस के जितने देश है जिसमें थोड़ा सा अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिलता है, जैसे श्रीलंका का जिक्र आप करेंगे, 3 गुना श्रीलंका खर्चा करती है पर कैपिटा। ना हम लोग ब्रिक्स कंट्री से तुलना करते हैं अपने आप को कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो ब्रिक्स में रशिया तो बहुत अमीर है, लेकिन मानिए चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील को भी ले ले, तीनों स्टेट 15 गुना ज्यादा खर्चा करती है स्वास्थ्य सेवा पे। हाँ, सरकारी खर्चा। तो हम अगर 25 रुपया कर रहे हैं तो ये लोग $350, $25 कर रहे हैं तो ये लोग $350 कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे जी अरे ब्रिक्स कंट्री तो बड़े अमीर है हमसे, हमारे आसपास के उदाहरण दो। अब श्रीलंका का मैं जिक्र किया, थाईलैंड को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए, हर देश 10 गुना ज्यादा कर रही है। तो ये तो तय है कि हमें अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को कम करना पड़ेगा, तो वहां पे सरकारी खर्चा तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये जो व्यवस्था बनता जा रहा है कि सरकार खर्चा करे, टैक्स पेयर का मनी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, वो सेवा मुहैया कराए, ये व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है? अगर एक गरीब जो सोच नहीं पाता था कि मैं जाके अपोलो में सेवा लूंगा, अगर मेरे पास कार्ड है तो मैं चला जाऊंगा, तो इसका क्या अनुभव रहा है? और भारत का अनुभव जो दुनिया भर में दूसरे राष्ट्र है उससे अलग नहीं है, तो हम लोग सिमिलर है। एक तो बात है कि जेब से खर्चा कम नहीं हो रहा है, हाँ, लोगों को। तो क्या चॉइस था? पहले आप गरीब अगर है हम, तो क्या हमारे पास चॉइस था कि जो भी हमारा सरकारी व्यवस्था है उसमें जाओ, सेवा मिलेगा,
कुछ जेब से खर्चा भी करना पड़ेगा लेकिन सब्सिडी मिलेगा। तो मानिए एक बार अगर हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो आज के तारीख में आपको एक सरकारी अस्पताल में 3,500 रुपया खर्चा होता है एवरेज। लेकिन आपके पास तो कार्ड है और सरकार ने भरोसा दिलाया कि आप प्राइवेट में जाओ, आपको निःशुल्क सेवा मिलेगा। तो चला गया कोई प्राइवेट सेक्टर में। हो ये रहा है कि वहां पे अगर आप पहुंचोगे तो आपको ऑन एवरेज 15,000 खर्चा करना पड़ रहा है। कार्ड है तब भी। तो जो आप 3,000 में जो सेवा ले सकते थे सरकारी व्यवस्था में, उसका 5 गुना आपको करना पड़ रहा है। अब बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हो, सरकारी तो पूरा ढांचा ही ऐसे चरमरा गया है, प्राइवेट सेक्टर तो कितना अच्छा है, गुणवत्ता बहुत है वहां पे, तो उस पे क्या दिक्कत है अगर थोड़ा सा लोगों को खर्चा भी कर। तो एक तो पहली बात गुणवत्ता वाली बात को थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। गुणवत्ता का 2 हिस्सा है। एक है जो क्लिनिकल क्वालिटी बोलते हैं, जो कि इंजेक्शन दवाई मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं, और सही समय पे जो ट्रीटमेंट रैशनल केयर वो मिल रहा है कि नहीं। दूसरा जो सवाल है कि हमारे टॉयलेट्स क्लीन है क्या, बेड्स अच्छे बेडशीट दिया जा रहा है क्या, डॉक्टर हमसे पेश आ रहे हैं कैसा ही में, वो सर्विस क्वालिटी है। पहला जो था वो क्लिनिकल क्वालिटी, दूसरा सर्विस क्वालिटी। अब ऐसा है कि सरकारी व्यवस्था में क्लिनिकल क्वालिटी को लेके कोई उतना सवाल नहीं होता है, लेकिन जो सर्विस क्वालिटी है उसमें काफ़ी सुधार का गुंजाइश रहता है। लेकिन प्राइवेट व्यवस्था में कोई ऐसा बहुत रिसर्च भी नहीं हो पाया है कि वहाँ पे क्लिनिकल क्वालिटी बहुत अच्छा है। जाहिर सी बात है कि सर्विस क्वालिटी में सुधार बेटर है, इसलिए हमें लगता है कि क्लीन है, टॉयलेट अच्छा है तो हम वो अच्छा है, लेकिन क्लिनिकल क्वालिटी का कोई वैसा पैमाना वो क्रॉस नहीं करता है, अच्छा नहीं करता है। दूसरी बात, उसके वो सर्विस क्वालिटी के नाम पे ये बहुत सारे सेवाएं ऐसे दिया जा रहा है लोगों को जिसका ज़रूरत ही नहीं था। हेल्थ इकोनॉमिक्स के परिभाषा में उसको बोलते हैं इंड्यूस डिमांड। मानिए आप गए, कार्डियक कुछ ब्लॉकेजेस है लेकिन उतना परसेंटेज है जो आपको रेगुलर दवाई से ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन आप बीमा कार्ड लेके गए हैं, कार्ड से आपको सुविधा तभी मिलेगा जब हॉस्पिटल में आप दाखिल होंगे। अगर दवाई दे दिया आप चले जाओगे तो आपका कार्ड का सुविधा नहीं मिलेगा। तो आपको भर्ती करवा दिया गया कि आप भर्ती हो जाओ, फिर 50 ठो जांचें हुई, उसके बाद आपको एक एंजियोप्लास्टी कर दिया गया या एक स्टेंट डाल दिया गया, जिसके बिना भी आपको चिकित्सा मिल सकती थी। तो ऐसे जो ज़रूरत नहीं है ऐसे सेवाएं बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान एक तो कि अननेसेसरी केयर से कॉस्ट बर्डन टैक्स पेयर जो है उसी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सरकार उसका खर्चा उठा रही है। दूसरी बात, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ केयर भी बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, लोगों को बोल रहे हैं कि देखिए ये देसी स्टेंट हमारे स्कीम में है, जो प्राइवेट इंपोर्टेड स्टेंट है वो स्कीम में नहीं है। आप अगर 30,000 और दोगे तो हम आपको इंपोर्टेड स्टेंट लगा देंगे। तो बेसिकली आप कॉस्ट ऑफ केयर को बढ़ाते जा रहे हो। ऐसा मॉडल भारत में पहली बार नहीं आया है, ये लैटिन अमेरिका में है, काफ़ी सारे देशों में था और वो लोग इसका खामियाजा को समझते हुए रिफॉर्म्स कर रहे हैं। लेकिन इसका शुरुआत जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ। 1960s में 2 स्कीम आए न्यू डील के तहत, जिनको बोलते मेडिकेयर और मेडिकेड, गरीब के लिए और जो एल्डरली के लिए 2 स्कीम आया। ढांचा यही था कि सरकार पैसा देगी गरीब के लिए, इंश्योरेंस स्कीम खरीदेगी और गरीबों को प्राइवेट सेक्टर में सेवा दिया जाएगा। धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ता गया और मोनोपोलीज बनते गए, एक ही कंपनी इंश्योरेंस भी देने लगा, सेवा भी देने लगा, तो वो बार्गेन करते हुए कॉस्ट को इतना बढ़ा दिया है कि आज के तारीख में अमेरिका का जीडीपी का 8 to 9% सरकार को खर्चा करना पड़ता है और लोग एम्प्लॉयर्स को अनदर 7-8% खर्चा करना पड़ता है। तो $100 अगर जीडीपी है उस देश का, उसका $17 सिर्फ स्वास्थ्य पे खर्चा हो जाता है। तो बेसिकली ये एक कॉस्ट इन्फ्लेशनरी सिस्टम है जिससे खर्चा बढ़ता है। इसमें अगर एक चीज बोले तो इस अमेरिकन्स की हेल्थ बेटर है, ये तो नहीं लग रहा। एकदम नहीं, एकदम नहीं।
जैसे मेरे को समझिए डेंटिस्ट से थोड़ा डर लगता था, तो मैं अवॉइड करते रहता था। फिर मुझे पता चला कि नहीं, अच्छे डेंटिस्ट भी होते हैं जो बिल्कुल केयर करते हैं। मेरा विजडम टूथ निकला है 36 साल की उम्र में। तो मुझे डेंटिस्ट बोल रहा था कि देखो डिफ़िकल्ट है, पर ठीक है, इतना टाइम मतलब तुम डर में आए, चलो ठीक है, थोड़ा ओरल हाइजीन तो मेंटेन कर रहे थे, नहीं तो बहुत पहले ही निकालना पड़ता। तो मैंने उससे पूछा बाकी देशों में जहाँ पे पूरा होता है वो क्या करता है? हाँ। वो 16 साल की उम्र पे निकाल देते हैं, बिकॉज उनका पूरा कवर्ड है। क्या तो आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट का वो है जहाँ पे आपको दांत में दर्द नहीं होने वाला है। हाँ आप जाने वाले हो वहाँ, उसके बाद आपको दांत में दर्द होगा, हाँ विच इज टू मी दैट वाज लाइक ये क्या है, अननेसेसरी केयर Unnecessary आपके ऊपर थोपा थोपा जा रहा है। राइट। तो ऐसा है कि ये यूएस का सिस्टम ही दुनिया भर का एक ढांचा नहीं है। यूरोप में दो मॉडल बहुत पॉपुलर है। एक तो जो सरकारी टैक्स या सरकारी रेवेन्यू से सरकारी सेवा को चलाएंगी। जैसे यूके में है नेशनल हेल्थ सिस्टम बोलते हैं। वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, लेकिन सरकार उनको अपने उसमें एम्पैनल करते हैं। उनका काम है कि जो प्राइमरी केयर है वो अच्छे से दे, ताकि जो सेकेंडरी टर्शियरी और जटिल जो चीज़ें हैं वो उनका इस्तेमाल कम होता जाए। इससे क्या होता है, कॉस्ट आपका हेल्थ केयर का कम होता है, आपका भी दिक्कत भी कम होगा, लोगों को बीमारी भी नहीं होगी, बीमारी और खराब जटिल नहीं हो जाएगा, और कम खर्चे में सेवा दे सकते हैं। एक मॉडल जर्मनी या कुछ और देशों में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी है, जहाँ पे जो काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में उनसे मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है कि आपके वेज से 2% एक निधि में डाला जाएगा, आपके एम्प्लॉयर भी उसमें जोड़ेंगे और उसमें जो पैसा आएगा उसी से आपको स्वास्थ्य सेवा मिलेगा। लेकिन क्या होता है हमारे देश में, जैसे हम जानते हैं कि 10 में से 9 जो वर्किंग फैमिलीज है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयर ही नहीं है। तो ये स्कीम, ऐसे स्कीम चालू करना हमारे देश में मुश्किल था, लेकिन है एक स्कीम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके। हाँ, और बहुत पुराना, अंबेडकर जी ने 1948 में ये स्कीम चालू किए थे, और एनएचएस और इसके ढांचे के मिलाते हुए वो स्कीम था। बहुत अच्छा स्कीम है, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन उसका कवरेज 10 करोड़ लोग तक सीमित है। उसको बढ़ाना जरूरी है, और वो बहुत इफेक्टिव भी होता है। लेकिन वो स्कीम क्योंकि बहुत सारे इनफॉर्मल लोगों के लिए लागू नहीं होगा, तो हमारे देश में था कि टैक्स फंडेड होगा और सरकार को डायरेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो भोर कमेटी जो रिपोर्ट था 1946 में, वो इसी ढांचे का रिकमेंड किया गया था। लेकिन जो क्लास और कास्ट का जो बात मैं कर रहा था कि एलिट जो पॉलिसी मेकर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थे बड़े बड़े, उनका जो है रुझान हमेशा रहा टर्शियरी सुपर स्पेशलिटी केयर को बढ़ाने में। और आप देखेंगे कि मार्केट भी, जो ऑर्गेनाइज मार्केट है हेल्थ केयर में, जो बड़े बड़े अस्पताल है, वो प्राइमरी केयर में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो सुपर स्पेशलिटी केयर को ही ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि वहाँ पे लोगों के ऊपर इंड्यूस डिमांड, अननेसेसरी केयर थोपना आसान होता है। भारत, दिल्ली का जिक्र करते, दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, जितने एमआरआई मशीन्स दिल्ली में है, लंदन का पॉपुलेशन लगभग उस बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा दिल्ली से, लेकिन वहाँ पे 1/10 एमआरआई मशीन से, जिससे स्कैनिंग होता है ना। तो ऐसे कैसे बन गया? लंदन में, उस यूके में, जैसे मैं जिक्र कर रहा था एनएचएस में, कितना आप कर सकते हो उसका एक व्यवस्थित तरीका है कि हमारे इस काउंटी में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने एमआरआई का ज़रूरत है, तो उतना ही मशीन हम डालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर झुनझुनवाला, सबको लगा थोड़ा पैसा है, चलो एमआरआई डाल दिया। आपने अपने मन से कर दिया, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपने कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप क्या करेंगे? जिनको एमआरआई का ज़रूरत नहीं था, आप उसके प्रिस्क्रिप्शन में भी एमआरआई लिखोगे, क्योंकि आपको तो बिजनेस चलाना है ना। तो ये जो इंड्यूस डिमांड है, इससे हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ता जाता है और इनिक्विटीज, इनिक्वालिटीज भी बढ़ती जाती है। और ये सेवा किनको मिल रहा है? जो अर्बन अपर मिडिल क्लास एलिट है। हम ही पॉलिसी बना रहे हैं, हम ही डॉक्टर है, हमारे लिए ही सारे स्कीम्स बने हुए हैं। हमारा जो सीजीएचएस स्कीम है, जो सरकारी, केंद्र सरकार के, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा स्कीम है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स है वो डायरेक्टली उसका सुविधा उनको मिलता है। तो
जो समाज के ऊपर के तबके हैं उनके लिए तो आपने सारा व्यवस्था कर दिया, सुपर स्पेशलिटी, टर्शियरी, कॉम्प्रिहेंसिव किया, लेकिन जो नीचे हाशिए पे जो लोग हैं उनके लिए आपने जो सरकारी व्यवस्था को ठीक करना था उसका आपने उतना कभी भी नहीं किया। एक जो रे ऑफ होप आया था जो 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू हुआ था, वो चरमराता हुआ जो सरकारी व्यवस्था में जिक्र किया कि न्यू लिबरल पॉलिसीज में और बुरा हालत हो गया था, तो एनएचएम ने ये बोला कि सरकारी व्यवस्था को ठीक करना है, लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित रहा। वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर ही उनका फोकस रहा। लेकिन एनएचएम का ये रुझान भी रहा है कि वैक्सीनेशन, सेफ डिलीवरी, सेफ मदरहुड, वो जो थोड़ा सा दायरा है वो अच्छे से कर पाए। बहुत सारे जो जिनका डेथ हो रहा था, मैटरनल डेथ बोलते हैं डिलीवरी के समय, उसमें काफ़ी हम लोगों ने कमी लाई और इसका बेनिफिट जो है समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उनको मिल रहा था। लेकिन इसके साथ साथ देश और दुनिया भर में थोड़ा सा बीमारियों का जो ढांचा है उसमें भी बदलाव शुरू हो गया है। एक जो पहले जो बीमारी होती थी, जैसे मैं टीबी का, डायरिया का जिक्र किया, या मलेरिया, डेंगू या कोविड, ये सारे जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस है, एक से दूसरे तक फैलते हैं। जो गरीब देशों में या हमारे देश में भी कम्युनिकेबल डिजीज ही मेजर डेथ का कारण हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे सेवाओं का थोड़ा सा सुधार हुआ, लोग ज़्यादा जीने लगे, तो जो बीमारी ओल्ड एज में होता है वैसे बीमारी जिनको जो एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी बोलते हैं, जैसे बीपी का, डायबिटीज़ का, कैंसर का या अल्जाइमर, ये सब जो ज़्यादा उम्र में होता है, ऐसे बीमारियों का वो बढ़ता गया। लेकिन सरकारी व्यवस्था में प्राइमरी केयर लेवल पे जो गांव में सब सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है 30,000 पॉपुलेशन में, इन सेवाओं का बहुत रिसेंट टाइम तक कोई सेवा लोगों को मिलता नहीं था, तो उनको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता था। आप अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे अस्पताल में, तभी जाके एक स्पेशलिस्ट का आप सेवा ले सकते हो। क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर इन बीमारियों को लेके अपना पूरा ग्रोथ बढ़ावा हुआ है इस देश में। यहाँ पे एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि इससे दिक्कत क्या हुआ। आप देखेंगे कि टर्शियराइजेशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बढ़ता गया, हमें और धकेल दिया गया कि आप टर्शियरी केयर के तरफ जाओ, बाकी प्राइमरी केयर से आप सेवा लेते रहो, तो कॉस्ट बढ़ा है हेल्थ केयर का। सरकार इसमें क्या कर सकते थे? हाँ, और इस मॉडल में हमने देखा कि कोविड के समय ये मॉडल कैसा फ्लॉप हो गया। जो मॉडल का क्या ढांचा है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, अर्बन एरियाज में, ज़्यादातर गाँव में छोटे छोटे जो क्वैक्स या सेमी ट्रेंड, नॉट इनफ स्किल्ड प्रैक्टिशनर्स गाँव में सेवा दे रहे हैं। कोविड के दौरान हमने देखा बड़े बड़े शहरों में भी बेड्स की कमी होती गई। हाँ, जितना भी पैसा है आप इक्वल फुटिंग में सबको ला दिया, पैसा है नहीं है आपको बेड नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये जो टर्शियरी बेस्ड मॉडल था, ऐसे जब महामारी के का सामना करते हैं वो फेल कर जाता है। भारत में कुछ राज्य में इस मॉडल का जो एक ऑल्टरनेटिव था प्राइमरी केयर के ऊपर थोड़ा सा, जहाँ पे वो हुआ, जैसे केरल में, तमिलनाडु में, उन्होंने प्राइमरी केयर के ऊपर जोर देके सरकारी उसके अंदर कोविड को बहुत बेहतरीन तरीके से वो कर पाए। कोविड के समय जब इतना सारा डेथ हो रहा था, ये सब हो रहा था और देश भर में एक वो मचा हुआ था, हमें लगता था कि अब तो शायद थोड़ा सा सीख मिलेगा, हम लोग कुछ करेंगे। भारत में स्वास्थ्य का जो ढांचा है, इसमें जो मेडिकल केयर है वो ज़्यादातर राज्य के ऊपर है और केंद्र सरकार फैमिली वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये सब रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन, इसमें कॉन्करेंटली इसके थ्रू काम करते हैं। भारत में अपने जीडीपी का अगर 1.2% खर्चा है, जो दुनिया के बाकी देशों में तुलना में काफ़ी कम है, वहाँ पे बढ़ोतरी होगा। तो कोविड के बाद जो फाइनेंसिंग का डेटा अगर हम देखें तो देखेंगे कि राज्य सरकार ने थोड़ा सा कोविड से सीख लेके अपना खर्चा बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में। लेकिन हमारे जो केंद्र सरकार है, क्योंकि कोविड के समय उनको थोड़ा सा वैक्सीन ये सब पे खर्चा करना पड़ा था, जैसे ही कोविड खत्म हुआ वो सारा
बजट पे कटौती किया है। इनफैक्ट कोविड के बाद से 2022, 23, 24, 25 बजट में लगातार कटौती होता गया। 2019 में केंद्र सरकार जितना खर्चा कर रही थी स्वास्थ्य पे, आज के तारीख में जो आवंटन है उससे भी कम हो गया है। हालांकि राज्य सरकारों ने थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ाने का कोशिश। एक और जो चीज़ कोविड से हमें निकल के आया था कि डेटा सिस्टम को दुरुस्त करना है, क्योंकि अच्छा अगर डेटा नहीं होगा, जो प्राइमरी केयर दे रहा है या जिला पे जो सेवाएं दे रहे हैं उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। कोविड के बीच में एक बिल आया जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन करके, हाँ, ABDM बोला गया, आयुष्मान। उसमें क्या था, बोला गया कि सबको हम एक डिजिटल आईडी दे देंगे, हेल्थ आईडी दे देंगे, आप उसमें शामिल हो जाएंगे और सारे जो प्राइवेट पब्लिक सारे प्रैक्टिशनर हॉस्पिटल्स है सबको हम एक डेटा सिस्टम में लामबंद कर देंगे। बहुत अच्छा सिस्टम लगता है, लेकिन थोड़ा सा गहराई से इसको भी देखना पड़ेगा। एक बात यह है, आपको हमें याद होगा जो बैंकिंग सिस्टम में भी एक समय कोर बैंकिंग हुआ था, राइट? तो वहां पे कैसे हुआ था, पहले आपने बैंक्स को कोर बैंकिंग के तहत लाए कि सारे बैंक इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होगी, फिर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है उनको जोड़ा गया था, राइट? तो एक स्टेप है, पहले आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, फिर जनता को उसमें लामबंद करें। हमने क्या देखा डिजिटल हेल्थ मिशन में, आपको पता ही नहीं चला जब वैक्सीन लेने गए कोविड का, आपका डिजिटल आईडी बन गया, तो आपका डेटा तो सरकार के पास आ गया, पता भी नहीं चला हमें, हमारा डेटा आ गया है। लेकिन जो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था थी, जो खास करके प्राइवेट सेक्टर, उसको आप लामबंद कर ही नहीं पाए, क्योंकि वॉलेंटरी कर दिया आपकी, कोई अगर जुड़ना चाहता है तो जुड़ पाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारे देश में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पूरा ही अनरेगुलेटेड एक सेक्टर है, तो उन्होंने कॉम्प्लाई किया ही नहीं, तो वो पूरा सिस्टम ही सही ढंग से बन नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ आपने क्या किया, जो पुराना ढांचा था, एपिडेमिक्स को या डिजीज कंट्रोल को अच्छे से मैनेज करते थे, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वाइलेंस प्रोग्राम करके था, कोविड के दौरान आपने उसको ठप कर दिया कि कोई डेटा नहीं किसी को मिलेगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि ये इमरजेंसी है बोल के आपने ठप कर दिया। तो आपका जो व्यवस्था था उसको भी आपने कमजोर कर दिया और जो दूसरा आपने चालू करना चाह रहे थे वो भी ठप हो गया। लेकिन ये जो कोविड के बीच में इतना हड़बड़ी से ये काम क्यों किया गया, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। हमें सबको पता है कि डेटा आज के तारीख में न्यू ऑयल, न्यू गोल्ड है, हाँ? और इन डेटा के जो दुनिया है ये पूरा कंट्रोल होता है बड़े बड़े टेक कंपनीज के थ्रू, उनका प्रेशर है। तो जैसे ही ये डेटा आ गया आपके पास, अभी सरकार के पास क्या है, सारे लोगों का जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया है, या सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं, जो डिलीवरी के लिए गए हैं या जो जिस बच्चों का वैक्सीन, सबका डेटा सरकार ने अपने पास ले लिया और इसका इस्तेमाल जो है कैसे होगा, प्राइवेट सेक्टर और बड़े टेक के हाथ। मतलब अभी आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत भी नहीं है और आपको महंगा स्टेंट बेचा जा सकता है, बहुत सारे चीजें ऐसे हो सकते। तो आज के तारीख में अगर आप किसी भी नीति आयोग के जो पॉलिसी मेकर है उनको पूछिए कि भाई पश्चिम चंपारण जिला में प्राइवेट सेक्टर में कितने बेड है बता दो, कितने स्पेशलिस्ट है बता दो, नहीं बता पाएगी, क्योंकि उतना बेसिक डेटा भी आपके पास नहीं है और आप उसके आधार पे इतना सारा जो टैक्स पेयर्स मनी है वो खर्चा कर रहे हो और दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर को। तो पूरा जो एविडेंस या डेटा को लेके देश भर में, दुनिया भर में चल रहा है कि अंडरमाइन करना, उसको नहीं समझना, जो डेटा लेके आता है आपके सामने उसको आपको क्रिटिसाइज करना है, हैरेस करना है। कोविड डेथ का ही बात ले लीजिए, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते थे, उन्होंने बताया, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड डेथ एस्टिमेट दिया, आपने तो उस समय सरकार तो भारी तरीके से उसका क्रिटिसाइज किया। फिर जो नया रिपोर्ट अभी हाल ही में आया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, एक्सेस डेथ का, देखा गया कि काफी हद तक उनका एस्टिमेट ठीक था। सरकारी डेटा जब आता है तब आपको लगता है कि जो पहले इन साइंटिस्ट ने बताया था वो सही था और आप जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो तो गलत निकला। लेकिन
नैरेटिव ऐसे बनाया जाता है जो देश भर में सिर्फ स्वास्थ्य पे नहीं और सारी चीजों में कि बहुत बढ़िया हम लोग काम कर रहे हैं। एक जो और चीज मुझे लगता है, ये जो बीमा और सरकारी पैसे से जो प्राइवेट सेक्टर में केयर लेने का जो कहानी है, इसमें और एक जो चीज आता है कि कहा क्या गया था कि जो गरीब है, जो प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं पाता था, उनके लिए निशुल्क सेवा मिलेगा। यही तो था ना क्लेम। तो आपने क्या किया? अब देखिए, जो अभी डेटा जो आ रहा है, जो रुझान है, जो एनएसएस का रुझान है या दूसरे सर्विस से जो निकल के आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जो गरीब है वो समझ गया है कि अगर झांसे में आ जाएंगे तो हमें अपने जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो उन्होंने ज़्यादातर गरीब जो लोअर क्विंटाइल्स के हैं, वो सरकारी व्यवस्था पे ही ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं कोविड के बाद खास करके। लेकिन इन स्कीम्स में क्योंकि वो चल नहीं रहा था सिर्फ जो लोअर 40% के जनता के साथ, बहुत सारे राज्य ने क्या किया, स्टेट्स ने, कि जो नॉन बीपीएल है उनको भी आपने शामिल कर दिया। हाँ, तो राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, केरल में बहुत समय से चल रहा था, बंगाल में हुआ है। आप छोटा प्रीमियम दे सकते हो, कई जगह पे थोड़ा प्रीमियम है, कहीं पे फ्री है, बंगाल में फ्री है, लेकिन राजस्थान में, हरियाणा में प्रीमियम से। अब क्या हो रहा है, इन बीमा के तहत सिर्फ गरीब या उसके आसपास के लोग नहीं है, मिडिल क्लास का एक हिस्सा भी आ गया है। अब वो मिडिल क्लास जो पहले 1 लाख रुपया खर्चा करता था एक स्टेंट डालने में, उसको लग रहा है कि यार यहाँ तो 25,000 में मुझे सेवा मिल जाएगी, तो वो भारी भरकम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो ज्यादातर मध्यम वर्ग से हो रहा है। हाँ, और सरकार उसका खर्चा उठा रही है। तो जिनके लिए आपने बनाया था वो तो कभी प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा किया ही नहीं और इसके थ्रू भी नहीं जा रहे। एक आरटीआई से एक डेटा आया था, अगर प्राइवेट सेक्टर में 100 लोग जा रहे हैं बीमा के थ्रू, तो उसमें से सिर्फ 4 दलित है, 100 में से 4, और एक ट्राइबल। मतलब जो सबसे हाशिए में जो सेक्शन है, वंचित सेक्शन है, वो तो कभी जा ही नहीं पाएंगे इस सेवा से। तो इसका जो बढ़ावा देने का जो काम चल रहा है ना, ये इनइक्विटीज को, इनइक्वालिटीज को बढ़ाते जाएगा। हाँ, और वही है कि इस पे कैसे रोक लाया जाए। अगर थोड़ा सा ये सोचे कि ऐसे व्यवस्था को कैसे हम लोग क्या करना चाहिए इस पे, तो क्या क्या चीजें हो सकती है। पहला तो जो अहम चीज है कि स्वास्थ्य को एक अधिकार के तहत देखना, हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट, राइट टू हेल्थ। नाउ इसमें बहुत सारे डिबेट है, कुछ लोग बोलते हैं कि हेल्थ बहुत व्यापक है, सिर्फ हेल्थ देना भी मुश्किल है, तो क्या हेल्थ केयर हो। अब हेल्थ में तो सैनिटेशन भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है, हाउसिंग को भी आपको देखना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी को देखना, जनरल वेलनेस भी हो जाए, जनरल वेलनेस, तो ये सारा चीज हेल्थ में आएगा। तो क्या हेल्थ केयर को में ही फोकस किया जाए जो जस्टिशिएबल है। अब देखिए, इसमें अमर्त्य सेन का बहुत एक अच्छा उनका तर्क है। वो बोलते हैं कि राइट टू लिबर्टी तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं हर व्यक्ति, किसी के ऊपर कोई वो नहीं होता है, अटैक नहीं होता है, तो आप तो राइट टू लिबर्टी भी इंश्योर नहीं कर पाए, फिर राइट टू लिबर्टी क्यों है। हाँ, तो वो कोई तर्क नहीं होता है कि ये करना मुश्किल है। आप एस्पिरेशनल राइट्स को भी लेके आओ कि आगे होगा। हाँ, लेकिन एक समझ जो बना है कि हमें शायद राइट टू हेल्थ केयर एंड हेल्थ दोनों को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरत भी बहुत अहम एक जरूरत है, और सामाजिक कारकों को भी हमें समझना पड़ेगा। तो लेकिन स्वास्थ्य सेवा कौन देगा? अगर राइट हो गया तो आप अगर जाओगे तो आपको तो सेवा देना पड़ेगा, उससे आप वंचित नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे डिबेट चला है। हमारा समझ ये रहा है कि अगर राइट टू हेल्थ केयर को भी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसका केंद्र बनना पड़ेगा, उसको, उसका जिम्मेदारी सरकारी व्यवस्था में प्राथमिक तौर पे होगा कि अगर वो राइट इंश्योर होगा सरकारी व्यवस्था में। तो अगर सरकारी व्यवस्था में उसको करना है तो कैसे होगा? क्या अभी का जो सरकारी व्यवस्था है उसी पे वो हो सकता है? हमारा समझ ये रहा है कि एक तो पहली बात कि सरकारी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। इनपुट्स जो बोलते हैं कि उसमें पैसा और लगाओ, 1.2% जीडीपी से तो वो होने वाला नहीं है, कम से कम 2.5 से 3% इंटरिम में देना पड़ेगा, हो सकता है 5% भी लगे।
लेकिन वो ज़रूरी है। दूसरी बात जो है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है सरकारी व्यवस्था में, अब देखिए जैसे देश में ब्लॉक के लेवल पे या अमूमन 1 लाख के पॉपुलेशन में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जो पहला ऐसा सिस्टम है जहाँ पे स्पेशलिस्ट का सेवा आपको मिलता है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज स्पेशलिस्ट का 80% वैकेंसीज है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। हाँ, 80% मतलब 10 का अगर पोजीशन है उसमें सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट है। वो कौन से स्पेशलिस्ट है? बहुत बेसिक जनरल मेडिसिन के एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक पेडियाट्रिशियन होना चाहिए और एक एनेस्थेसिस्ट होना चाहिए, ताकि अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो तो मैनेज हो जाए। 80% वैकेंसीज है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स का 35% वैकेंसीज, मतलब हर 3 डॉक्टर पोजीशन में से सिर्फ 2 ही उपलब्ध है, एक नहीं है। एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ 46% वैकेंसीज, मतलब इन वैकेंसीज को आपको तो पूरा करना पड़ेगा। ये तो बेसिक ढांचा है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो कैसे होगा। आप अगर इन पोजीशंस को पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे देश में एक कैडर है जिनको हमने या स्वास्थ्य व्यवस्था जिनको वर्कर भी नहीं मानते हैं, लेकिन कोविड में दुनिया भर के में उनको सराहना गया। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर्स बोलते हैं। कौन है? महिलाएं। सबसे जो समाज के करीब और स्वास्थ्य व्यवस्था को समाज से जोड़ती है वो महिलाएं। कोविड के समय उनके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर हुए, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सामने रह के सेवा लोगों तक लेके गई। आप उनको मिनिमम वेज भी नहीं देते हो, कहीं पर 4,000, कहीं पर 6,000। जो राज्य ने थोड़ा सा संवेदनशीलता से वो उसको किए हैं वो 6-7 हज़ार देते हैं। इन महिलाओं ने इकट्ठा होके ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी लड़ा है और अपना अधिकार को भी थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ राज्यों में कर पाए हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है उनका लड़ाई। लेकिन मिनिमम वेज तो उनको देना चाहिए, बेसिक डिग्निटी के साथ तो आप उनको रखेंगे ना, वो काम जरूरी है। उसके साथ साथ जो मेडिसिन का है, क्योंकि स्वास्थ्य पे जो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा होता है, अपने जेब से खर्चा हो जाता है, उसका आधा से ज्यादा होता है दवाइयों के पीछे। और जितना ये जो मैं बोल रहा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज, आपको जिंदगी भर शायद दवाई लेना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर में जिंदगी भर दवाई लेना रहना पड़ेगा। तो दवाई का खर्चा जो है बहुत ही बढ़ता जा रहा है, और उसका प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो एक व्यवस्था कुछ स्टेट में चलता है, बहुत अच्छे से चलता है, राजस्थान और सबसे पहले हुआ था तमिलनाडु में, कि सरकार मेडिसिन को प्रोक्योर करती थी और निशुल्क गुड क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन वो लोगों तक मुहैया करवाते थे। तो उसको करना, देश भर में ऐसा सिस्टम को लागू करना जरूरी है। उससे क्या होगा, एक तो वो जेनेरिक मेडिसिन है तो वो ब्रांड का जो चलता है ना, कि क्रोसिन का जो मानिए एक पैरासीटामोल है, बहुत बेसिक दवाई है, तो वो क्रोसिन ब्रांड के नाम पे बिकता है, पैरासिट ब्रांड के नाम पे बिकता है, या दूसरा कैलपॉल नाम से बिकता है। अलग अलग प्राइस है। हाँ, कहीं पर 10 का स्ट्रिप आप बेचते हो 25 रुपया पे, कहीं पर आप बेचते हो 20 रुपया में, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट है वो सेम है। सरकार जब खरीदती है तो वो 2 रुपया में खरीद लेती है, तो कॉस्ट कम हो गया। हाँ, अगर गुणवत्ता आप इंश्योर कर पाए और लोगों को भी आप नहीं खर्चा करने दोगे तो ये बहुत कॉस्ट कंटेनिंग हुआ, और आप सेवाओं को रैशनलाइज कर सकते हो। जरूरत के आधार पे सेवा दो, ना कि जो मुनाफा के आधार पे दो। जहां मुनाफा ज्यादा है वो एक जरूरी है। दूसरा एक जो चीज है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो, क्योंकि बड़े डॉक्टरों का, स्पेशलिस्टों का दबदबा रहा है हमेशा से, एक हायरार्की रहा है, तो कम्युनिटीज के प्रति उनका अकाउंटेबिलिटी बहुत कम रहा है, क्योंकि ये एलिट्स है, ये बहुत समाज से दूरी रखते हैं अपना, और लोगों को एक मतलब हाशिए में खास करके जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अलग करके ही देखते हैं, कभी डिग्निटी के साथ नहीं आते। तो
ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सारा सेवा दे दिया और एक पैटर्नल एस्पेक्ट से आप देखोगे। स्वास्थ्य सेवाओं को अगर ठीक करना है तो लोगों को उस सेवाओं के साथ जोड़ के अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे गांव में जो सब सेंटर है वहाँ पे क्या सेवा मिलेगी, कैसे मिल रहा है, ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस पे लोगों का भागीदारी हो, उनको सवाल करने का अधिकार हो। इससे क्या होगा, जो अकाउंटेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्वालिटी, गुणवत्ता भी बढ़ती है। एक जो सवाल है ना कि हमारे देश में स्वास्थ्य क्यों पॉलिटिकल इशू नहीं बनता है, हाँ। उसका कारण एक ये है कि कभी भी हमने कोशिश नहीं किया, हम मतलब स्टेट ने कभी कोशिश नहीं किया कि लोगों को स्वास्थ्य के अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के साथ जोड़ा जाए। हमेशा हेल्थ को देखा गया एक टेक्निकल उसमें, ना कि एक सामाजिक मुद्दा के तौर। तो वो अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, और उसमें एक जो बहुत अहम चीज़ है वो है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो लोकल बॉडीज है, उनको वहाँ पे बड़ा हिस्सेदारी मिले। केरल का उदाहरण ले लीजिए। केरल में क्या हुआ, क्योंकि पंचायत के राज के थ्रू बहुत सारा पैसा डिवॉल्व हुआ केरल में, उन्होंने प्लान बनाया। रूरल एरियाज में पंचायत ने लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हमारे यहाँ पे डेंगू ज़्यादा हो रहा है या हमारे यहाँ पे दूसरे कोई बीमारी है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और स्वास्थ्य व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाया। उससे क्या होता है, लोगों का भागीदारी भी ज़्यादा होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि आप कभी देखेंगे हमारे जो एलीट कैप्चर का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसका कैसा असर होता है। जब डॉक्टर्स एजिटेशन करते हैं, किन इशू में करते हैं, वो अपने सैलरीज को लेके करते हैं, अपने अधिकारों को लेके, वायलेंस के वो खुद पे होता है, जो अच्छी बात है, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि डॉक्टर्स इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट किए हैं कि मेरे पीएचसी में दवाई क्यों नहीं है, दवाई नहीं होगा तो मैं कैसे सेवा दूंगा। क्योंकि उनको फायदा होता है अगर पीएचसी में दवाई नहीं होता है, क्योंकि वो फिर प्रेस्क्रिप्शंस में लिखते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन जाके एक प्राइवेट फार्मेसी से दवाई खरीदते हैं, है ना, हमको जाके खरीदना पड़ता। तो कहीं ना कहीं मार्केट के साथ ये जो एलिट सेक्शन का जो जुड़ाव है, बहुत इंटीग्रेटेड और वेस्टेड इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर किया है, और लोगों को जागरूक करने में भी एक वो अच्छा भूमिका। बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो वैसे है कि आपने ये महीने में 400 लोग डेंगू में थे, उनको ठीक कर दिया। हाँ। पर ये नहीं सोचा कि 50,000 लोग को हर साल डेंगू क्यों हो रहा है। हाँ। उस पे काम करना है तो फिर पंचायत और विलेज और ब्लॉक लेवल पे अकाउंटेबिलिटी चाहिए होगी हेल्थ की। एब्सोल्युटली, एकदम आपने सही बोला। अब देखिए, जैसे दुनिया में जहाँ जहाँ ना स्वास्थ्य अधिकार के तौर पे लिया गया, एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सबको स्वास्थ्य दिया गया, वहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी है, खास करके डॉक्टरों का बहुत बड़ा भूमिका रहा। मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। जर्मनी में 1880s में जो सोशल हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र मैं पहले कर रहा था, उसका शुरुआत हुआ 80s। उस समय वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये एडवोकेसी किया कि ऐसे व्यवस्था में सरकार को भूमिका लेना पड़ेगा, और ताकि लोगों को हम ठीक से सेवा दे पाए, और एजिटेशन में वो मोबिलाइजेशन में शामिल रहे, और उनके एडवोकेसी के थ्रू सोशल हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में शुरू हुआ। थाईलैंड का एक उदाहरण हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। थाईलैंड में भी डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, नर्सेस के यूनियन ने बहुत बड़ा भूमिका रखा। लैटिन अमेरिका में आप अगर जाएंगे तो वेनेजुएला में, ब्राज़ील में, क्यूबा में भी हेल्थ वर्कर्स का एक बहुत अहम भूमिका रहा है। हमारे देश में क्योंकि हेल्थ वर्क फोर्स, खास करके जो डॉक्टर्स का फोर्स, स्पेशलिस्ट का फोर्स, वो क्योंकि उनमें जो है अपर क्लास का डोमिनेंस ज़्यादा रहा है, अर्बन डोमिनेंस रहा है, तो वो कभी गांव के हाशिए में जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में उतने ऑर्गेनिक कनेक्शन कभी नहीं महसूस किए, और उससे कमज़ोर भी हुआ है सेवाएं। तो इसको कैसे बदले? एक ढांचा था जो हमारे देश में भी एक एफर्मेटिव एक्शन का था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, और रिजर्वेशन एक बहुत उसका अहम भूमिका लिया था। अगर तमिलनाडु का उदाहरण ले ले, तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज थे जो वंचित, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी का, और जिलाओं में जो मेडिकल कॉलेजेस थे, वहाँ पे लोकल जो ऐसे वंचित समुदाय के लोग हैं, उन बच्चों को
पढ़ने का सुविधा दिया गया। उससे क्या हुआ, वो बच्चे जब अपने जिला में पढ़ाई लिखाई किए और वहीं पे वापस जाके काम किए तो वहाँ पे टिक गए। लेकिन जो बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है चंडीगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ से आके पढ़ाई कर रहा है वो वापस कभी छत्तीसगढ़ में नहीं जाए। इससे हुआ ये, तमिलनाडु में जो डॉक्टर्स का डेंसिटी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी समानता रखता है। लेकिन आप देखेंगे तो अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे लूँ, चंडीगढ़ और दिल्ली में हर लाख पॉपुलेशन में करीब 250 से 300 डॉक्टर है प्राइवेट सेक्टर में। बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में वो आंकड़ा है 8 से 10, 11, 300, 8, 10, 11, तो 100 कितना 50 गुना ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये जो अंतर पैदा हो जाता है जब आप ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को मौका नहीं देते हो तो उस असमानता बढ़ता रहता है। तो इसको अगर दुरुस्त करना है, और ये बढ़ गया पिछले 20 सालों में क्योंकि आपने मेडिकल एजुकेशन को व्यापक रूप में प्राइवेटाइज कर दिए। और जो प्राइवेट एजुकेशन में कौन गए, कोई वंचित समुदाय से तो नहीं गए, रिजर्वेशन भी नहीं था, और ज़्यादातर जो पे कर सकते थे डॉक्टर्स के बच्चे या अपर मिडिल क्लास, और वो डॉक्टर पोस्ट खाली भी है बिकॉज ये डॉक्टर्स दूसरे देश में जा रहे हैं। दूसरे देश में जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में सीमित रह रहे हैं, कभी वापस नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अगर स्टेट को प्रोएक्टिव रोल लेके फिर से अफर्मेटिव एक्शन को सेंटर में रख के काम करना पड़ेगा। उसको समेटने में ये बोल रहा था कि खर्चा बढ़ाना है, व्यवस्था को दुरुस्त करना है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, और उसके साथ साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसको रखते हुए, मार्केट को सीमित रखते हुए आपको स्वास्थ्य व्यवस्था को करना पड़ेगा। मार्केट के बारे में थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। जहाँ पे भी स्वास्थ्य पे मार्केट का रोल है, कई सारे देशों में आप देखेंगे कि वो बहुत रेगुलेटेड एक मार्केट होता है। कितना प्रॉफिट कर सकते हो, कितना प्राइसेस चार्ज कर सकते हो, कैसे सेवा आप दोगे, उसका रेगुलेशन होता है। हमारे देश में 2010 में एक कानून आया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आज तक 15 साल में वो नोटिफाइड बहुत सारे राज्यों में हुआ नहीं, और बहुत मिनिमम लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का अगर आप देखें, ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट बोलता है कि बेसिक बहुत साधारण चीज़ें बोलती है कि अगर आप एक प्राइवेट क्लिनिक हो या अस्पताल हो, आपको अलग अलग स्टैंडर्ड का केयर देना पड़ेगा। आप अगर बड़ा टर्शियरी हॉस्पिटल हो तो आपके लिए स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा, लेकिन आप अगर छोटा नर्सिंग होम हो तब भी आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात कि क्या रेट है आप उसको डिस्प्ले कीजिए, कि अगर यहाँ पे एक टेस्ट कराना है तो इतना खर्चा आएगा, अगर बाईपास सर्जरी होगा उतना तो बेसिक एक अकाउंटेबिलिटी रहे, लोगों को पता चले कि आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा मैं अगर जाके सेवा दूँ। तीसरी बात जो बहुत माइल्ड तरीके से बोला गया कि रेट रेगुलेशन भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। वो जितना होना ज़रूरी है उतना भी नहीं है, लेकिन बहुत सीमित तरीके से। तो ये मोटे कुछ बिंदु थे कि एक बेसिक स्टैंडर्ड रखो, एक बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो। उतना भी हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। जो लॉबी है प्राइवेट सेक्टर का ना, उसका एक असर ये भी होता है कि पॉलिसी पे, रेगुलेशन पे बहुत सारा वो होता है, पाबंदी। दवाइयों का प्राइस को लेके अगर देखें, मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत बढ़ रहा है। सिर्फ 18% दवाई जो मार्केट में है वो प्राइस कंट्रोल के अंदर है, बाकी सारे दवाइयों में कोई भी कंट्रोल नहीं है। और कोविड के समय अगर आप देखेंगे कि दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है बहुत मुनाफा किया। हमारे देश में जो बिलियनियर्स बने, सबसे ज़्यादा फार्मा, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से हुए। ऐसे 32 बिलियनियर बन गए इस दौरान, सिर्फ मेडिसिन बेचते हुए या टेक्नोलॉजी देते हुए। तो इसको बेसिक एक कंट्रोल, एक थोड़ा सा दायरे में लाना। ऐसा नहीं कि प्राइवेट मतलब ही खराब है, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन दुनिया भर में देखा गया है कि कंट्रोल रहना ज़रूरी है। वो मुनाफा उसका मेन मोटिवेशन नहीं हो सकता है। आपको सोशल सॉलिडेरिटी के आधार पे केयर देना पड़ेगा। जर्मनी में आप अगर प्राइवेट जो प्रोवाइडर्स है उनको पता ही नहीं होता है कि कितना चार्ज हो रहा है, कितना फ़ी है। जापान में आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते हो हेल्थ केयर, लेकिन प्राइवेट है।
तो ऐसा व्यवस्था होना ज़रूरी है, लेकिन जो एलीट सेक्शंस है वो कभी हमारे देश में वो करने नहीं देंगे, क्योंकि उनके सीधा जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पे अटैक हो रहा है। अटैक हो रहा है। एक और चीज़ मुझे पूछना था कि डॉक्टर्स का कंप्लेन तो वायलेंस को लेके होता है, और दूसरा उनका कंप्लेन होता है कि देश में मेडिकल लिटरेसी बहुत कम है। देखा तो जा रहा है कि वायलेंस हो रहा है, लेकिन वो वायलेंस को अगर समझने का कोशिश करें वो क्या है। टर्शियरी जो मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस है, एक तो वहाँ पे रश बहुत होती है, जितना सेवाएं होना चाहिए वो मिलती नहीं है। अब लोग जब परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे मौतें होती है या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब हो जाता है, तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन का वो एक एक्सप्रेशन है। अगर वो वायलेंस को आपको रोकना है तो आप क्या करना पड़ेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड बिठा के उस प्रॉब्लम को आप नहीं सॉल्व कर सकते हो ना। आपको जो सेकेंडरी केयर है उसको ठीक करना पड़ेगा, प्राइमरी केयर ठीक करना पड़ेगा, मेडिसिन का उपलब्धता बढ़ाना पड़ेगा, बेड्स लाने पड़ेंगे। तो आप सेवाएं ठीक करोगे तो अपने आप हो जाएगा। डॉक्टर्स का डिमांड क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड बिठाओ। जो डॉक्टर्स का मूवमेंट में सेवाओं को ठीक करने का बात कभी आता नहीं। दूसरा तो लोगों का फ्रस्ट्रेशन का वो एक्सप्रेशन है, उसको थोड़ा सा संजीदगी से हमें समझना चाहिए। मेरा इतना है, ऐसा नहीं कि वायलेंस हो वो हम कंडेम करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है कि हेल्थ लिटरेसी को लेके, अब जाहिर सी बात है कोविड के समय भी हम लोग देखे कितने गलत फहमियाँ उस समय फैलाया गया और एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वहाँ पे स्टेट का क्या रोल होता है। रोल ये होता है कि ट्रस्ट डेवलप करे कम्युनिटीज के साथ, लोगों के साथ। स्टेट अगर बहुत हाई हैंडेडनेस के साथ स्वास्थ्य जैसे मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ों को डील करेगा तो वो नहीं होता। ऐसा नहीं कि लोग अनपढ़ गवार है, ये जो सोच है और उससे आप जो कम्युनिकेशन डेवलप करते हो उसमें एक बहुत गैप रह जाता है, हायरार्की रह जाता है। लोगों का अनुभव को समझो, उसको संजीदगी से लो। वो बॉटम अप प्रोसेस से अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो बहुत सारा चीज़ें हो सकता है। दूसरी बात, इसमें सिविल सोसाइटी इन जनरल लोगों तक सरकार का मैसेज पहुंचाने में एक बहुत बड़ा भूमिका लेते हैं। हम लोगों ने जन स्वास्थ्य अभियान से या ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क से कोविड के दौरान बहुत सारे मैसेजेस लोगों तक हमने लेके गया। लेकिन सरकार क्या करती है, रवैया क्या रहता है सिविल सोसाइटी, एक कन्फ्रंटेशनल रवैया है। अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं उसके साथ अगर दो खामियां के बारे में हमने बता दिया तो हम सरकार के खिलाफ बन जाते हैं। अगर वो ट्रस्ट आप नहीं बिल्ड करोगे सिविल सोसाइटी मूवमेंट पॉलिटिकल क्लास के साथ स्टेट का, तो वो नहीं हो पाता है। तो कम्युनिकेशन लोगों के ऊपर वो थोप देना कि आप नहीं ना समझ हो और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो, तो वो एक होलिस्टिक पब्लिक हेल्थ अप्रोच से आप उस प्रॉब्लम को नहीं देख रहे। उसमें एक कलेक्टिव एक्शन का ज़रूरत होता है। सही, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मानिए ये जो क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट का असर लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है ना, हीट का असर हो रहा है, हमारे देश में काफ़ी सारे डेथ्स हो रहे हैं। राजस्थान का आप उदाहरण ले लीजिए, गुजरात का एक हिस्सा, हजारों सालों से वहाँ के लोग हीट से जूझ रहे हैं। उन्होंने अपने रहन सहन में, अपने तौर तरीके में ऐसे बहुत सारे अडेप्टेशन किए हैं, है ना, जो हीट को जूझने के लिए। या असम में सालों से फ्लड हो रहा है, वहाँ लोग कैसे खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ कैसे अपना घर बसाते हैं। जब आप डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, पंचायत के थ्रू जाएंगे, कलेक्टिव एक्शन बिल्ड करेंगे तो शायद इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। सरकार के तरफ से जितने इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स थे डेटा कलेक्ट करने के, उसमें भी काफ़ी वो पहल हो रहा है कि वो उनका इंडिपेंडेंस नहीं रहे। और आप देखेंगे बहुत पिछले कुछ सालों में ये बोला जा रहा है कि सरकारी खर्चा बहुत बढ़ रहा है, इसके चलते जो है लोगों को जेब से जो खर्चा करना पड़ती है वो कम होता जा रहा है ना। तो इस पे थोड़ा सा हमने रिसर्च किया कि सही में ऐसा हो रहा है क्या। एक तो बात है कि सरकारी खर्चा जो बढ़ रहा है वो ज़्यादातर स्टेट्स कर रहे हैं, तो वो एक बात है। दूसरी बात, जो प्राइवेट आउट ऑफ पॉकेट का डिक्लाइन का जिक्र हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि उसमें मेजरमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक सर्वे हुआ था 2017-18 में, नोटबंदी के बाद, जब पूरा एक डिप्रेशन चल रहा था, लोगों के पास कुछ खरीदने का पैसा भी नहीं था, उसके तुरंत बाद वो सर्वे हुआ था। तो क्या हुआ, यूटिलाइजेशन भी उसमें से कम निकला, खर्चा भी
उस समय कम देखा गया। अब क्या किए, जो एक नेशनल हेल्थ अकाउंट्स बोल के एक बनाते हैं जहाँ पे सारे स्वास्थ्य पे जितना खर्चा हो रहा है उसको इकट्ठा किया जाता है। आपने उस सर्वे का डेटा लेके वहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिए, तो वो ऐसे ही एक समय पे सर्वे, आपने किया। हाँ। अब क्या कर रहे हो, हर साल उसमें थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन जोड़ के उसको आप प्रोजेक्ट करते जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट का शेयर है वो दिख रहा है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और सरकारी जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार खर्चा बढ़ा रही है, ओवरऑल डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, इसको थोड़ा विस्तार से समझने के लिए और दूसरे ऐसे जो सर्वेस है उसका एक असेसमेंट किया। वहां से सीधा ये निकल के आ रहा है कि 18-19 से लेके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता बढ़ ही गया रहा है, हाँ। ना कि वो कम हुआ है। एक सर्वे है लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग के ऊपर, जो बुजुर्ग लोगों के ऊपर सर्वे होता है। एनएसएसओ का जो 17-18 का एनएसएसओ का मैं जिक्र कर रहा था, वहां पे दिखाया गया कि बहुत कम बुजुर्ग लोग बीमारी के शिकार हुए। जब लासी ने अलग से सर्वे किया बुजुर्गों के ऊपर, देखा गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो उसको अगर हम इस असेसमेंट पे लाते तो सही में दिखता कि खर्चा जो दिखाया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा है ना। तो डेटा को एक पॉलिटिकल टूल के तरह यूज़ करना और उससे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना पॉलिसीज को भी वो करती है, मोटिवेट करती है कि गलत दिशा में ले जाना, और लोगों का ओपिनियन तो बदलता ही है। Thank you. It was really nice talking to you. Nope.